हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और कई सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज को बढ़ा चुके हैं। मेरे चैनल पर आपको मिलते हैं कई सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स। आजकल मैंने आपके साथ स्टार्ट किया है एक नया सब्जेक्ट जो कि है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑलरेडी हम मीनिंग, डेफिनेशन और प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीख चुके हैं, वो भी एक केस स्टडी के साथ। अगर आपने अभी तक उस लेक्चर को नहीं सुना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। आज मैं टॉपिक को आगे बढ़ाने वाली हूँ और आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या स्कोप है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग, बजटिंग और रिस्क की असेसमेंट किस प्रकार से की जाती है। हम इसके अंदर जानेंगे मार्केट रिस्क क्या होता है, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क के बारे में भी, और उसके बाद जानेंगे कि किस प्रकार से प्रोसीजर इस्टेब्लिश किए जाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप बहुत ही वास्ट है। किसी भी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्रॉफिट मोटिव वाली हो या नॉन प्रॉफिट मोटिव वाली ऑर्गेनाइजेशन हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो सबको ही करनी पड़ती है। अगर हम टाइप ऑफ बिजनेस की बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हिसाब से बिजनेस को 3 कैटेगरीज के बीच में बांटा गया है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्कोप को स्टडी करने के लिए हमें ये जानना होगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर बिजनेस को कितनी कैटेगरीज में बांटा गया है। तो सबसे पहले तो आ जाती हैं सोल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि एक पर्सन के द्वारा रन की जाती हैं। उसके बाद आ जाती हैं पार्टनरशिप फर्म्स, पार्टनरशिप जिसमें कई सारे पार्टनर्स होते हैं और वे मिलजुल कर अपना काम चलाते हैं। तीसरी आ जाती हैं कॉर्पोरेट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। अब यहाँ पर इन तीनों की अपनी अपनी प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगी और उन्हें हल करने के लिए अलग अलग प्रैक्टिसेस जो हैं वह अपनाई जाएंगी। तो जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो कई बार इसे कॉर्पोरेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट या कॉर्पोरेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बोल दिया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे बिजनेस का स्कोप बढ़ता है उसी प्रकार से उसकी प्रॉब्लम्स भी बढ़ती चली जाती हैं। और जितने भी हम एक्टिविटीज अब पढ़ने वाले हैं ये हर प्रकार के बिजनेस को करनी पड़ती हैं। सबको देखना पड़ता है कि परचेज कैसे करें, प्रोडक्शन कैसे करें, मार्केटिंग किस प्रकार से की जाएगी। बस लेवल कम या ज्यादा हो सकता है। और जो एक फाइनेंस मैनेजर है उसकी इन्वॉल्वमेंट आजकल के समय में हर एक एक्टिविटी में आती जा रही है। फाइनेंस अब एक बहुत ही ब्रॉड एक्टिविटी बन चुकी है जिसके अंदर कई सारे काम किए जाते हैं। इसके अंदर मोबिलाइज किया जाता है सेविंग्स को, फिर उस पैसे को डायरेक्ट किया जाता है इन्वेस्टमेंट्स के तौर पर। और जब फाइनेंस को पढ़ा जाता है तो इसमें पब्लिक फाइनेंस को भी स्टडी किया जाता है। तो क्या होता है पब्लिक फाइनेंस? पब्लिक फाइनेंस का मतलब है स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस जो कि अपनाई जाती हैं पैसे को एक्वायर करने में गवर्नमेंट बॉडीज के द्वारा, क्योंकि गवर्नमेंट बॉडीज इस पैसे की एडमिनिस्ट्रेशन भी करती हैं। इसके अलावा इसके अंदर स्टडी किया जाता है प्राइवेट फाइनेंस को भी। प्राइवेट फाइनेंस के अंदर भी प्रोक्यूरमेंट ऑफ मनी है, पैसे को इकट्ठा करना, उसको मैनेज करना, इस सारी बातों को भी स्टडी किया जाता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि कई प्रकार की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन एक इंडिविजुअल के द्वारा रन की जा रही हो या पार्टनरशिप हो या वो कंपनी हो, इन सबको अपने फाइनेंस को मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपने ये जानना है कि जब फाइनेंस की बात होगी उसमें पर्सनल फाइनेंस यानी मेरी और आपकी कमाई, वो हो गई पर्सनल क्योंकि आपकी कमाई आपकी और मेरी हो गई मेरी, दैट इज पर्सनल, एक पर्सन की। इसके अलावा बिजनेस की जो कि हमारा काम है, व्यवसाय है, उसकी कमाई को भी स्टडी किया जाता है।
इसके अलावा आपने कई बार देखा होगा कि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जिसे कि बोला जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, उनको भी स्टडी किया जाता है। तो इस प्रकार से हर एक प्रकार के फाइनेंस को, पैसे को पढ़ना, उसको मैनेज करना ही सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप है। तो चलिए अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज की जाती हैं। मैंने स्कोप को समझाने के लिए 4 मुख्य एक्टिविटीज को ही लिया है। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं कि प्लानिंग किस प्रकार से फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्कोप में सबसे पहला पॉइंट है। सबसे पहला काम जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर किया जाता है वह काम है प्लानिंग का। कोई भी फाइनेंशियल मैनेजर हो, उसे ध्यान से सिचुएशन को पढ़ना होगा और आने वाले समय को एक बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए प्लान तैयार करना होगा। मतलब कि एस्टिमेट्स लगाए जाएंगे फ्यूचर के लिए। एस्टिमेट होगा मनी को लेकर कि कितना पैसा रिक्वायर्ड होगा, ताकि कंपनी हमेशा ही पॉजिटिव कैश फ्लो पर रहे, पैसे की तंगी ना आए। कभी भी ऐसा समय ना आए कि कंपनी अपने खर्चों को प्रॉपरली निभा ना पाए। दूसरी बात, इसके अंदर एलोकेट किए जाएंगे फंड्स, जैसे कि हमने पिछली वीडियो लेक्चर में अपनी केस स्टडी में जाना था कि किस प्रकार से कमाए हुए पैसे को अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स में लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये स्टडी किया जाएगा कि जो पैसा हमने कमाया है उसे क्या ग्रो यानी एक्सपेंशन करने के लिए यूज करें, मतलब कि नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करें, या हम अगर सर्विस कंपनी है तो कौन सी नई सर्विस हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस हर समय चेंज होता रहता है। बिजनेस के अंदर कितने ही अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं जो कि अनदेखे और अनजाने होते हैं। इस हर प्रकार के नए इवेंट का सामना किस प्रकार से करना है, इसके ऊपर स्ट्रेटजीज तैयार कर ली जाएंगी सबसे पहले फाइनेंस मैनेजर के द्वारा। ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर सीखने वाली बहुत जरूरी बात। अब बैलेंस शीट के बारे में तो आप जानते हैं, और बात हम करें पैसे की और बैलेंस शीट की बात ना हो, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। तो सबसे मुख्य एक्टिविटीज हैं इसी बैलेंस शीट के अंदर जो कि एक फाइनेंशियल मैनेजर ने करनी है। अब यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा, सबसे ऊपर यहाँ पर लिखी गई है बैलेंस शीट। तो जब भी बैलेंस शीट की बात होगी तो फाइनेंशियल मैनेजर को यहाँ पर स्टार्ट करना पड़ेगा अपना फाइनेंशियल एनालिसिस। तो फाइनेंशियल एनालिसिस करेगा और साथ के साथ बैलेंस शीट के बेसिस पर उसे प्लानिंग करनी होगी कि आने वाले टाइम में मैं क्या करूं। इस डेटा को वो ध्यान से पढ़ेगा और मॉनिटर करते हुए कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को भांप लेगा, इवेलुएट करेगा हर एक जरूरत को कि कहां पर प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है और किस डिपार्टमेंट के अंदर मुझे कटौती करनी पड़ेगी, किस डिपार्टमेंट में एडिशनल फाइनेंस डालना पड़ेगा, तभी वह अच्छे से चल सकता है। तो इन सारे फंक्शंस का जो भी सूत्रधार होगा वह होगी बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट भी बेसिस बन सकती है डिसीजन का। तो याद रखिए, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये 3 आधार हैं जिसके बेसिस पर पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट चलती है। इसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहे हैं करंट एसेट्स और साथ में दिख रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि एक फाइनेंशियल मैनेजर को मैनेजिंग करनी पड़ेगी उसे अपनी फर्म के एसेट स्ट्रक्चर की। इसके अंदर फाइनेंस मैनेजर को एक अच्छा मिक्स तैयार करना होगा कि किस प्रकार के एसेट कितने होने चाहिए। हर एक एक्टिविटी को स्टडी करेगा जितनी भी हम लेफ्ट हैंड साइड पर देख रहे हैं, और ये डिसाइड करेगा कि कितना पैसा करंट एसेट्स में लगाना है और कितना पैसा फिक्स्ड एसेट्स में लगाना है। अगर ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल होता है तो वह पहुंच जाएगा ऑप्टिमम लेवल के ऊपर, जिसके अंदर एक बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा और कंपनी जरूरत के हिसाब से कभी भी मॉडिफिकेशन कर सकती है। जब जिस प्रकार के एसेट में पैसा बढ़ाना चाहिए उसे प्रॉपर एनालिसिस के बाद वह डिसीजन करना पड़ेगा।
अब हम बात कर लेते हैं राइट हैंड साइड की। यहाँ पर बात है लायबिलिटीज की, यानी कि देनदारी की। ये भी एक बहुत ही मेजर डिसीजन है, यानी कि ये वह डिसीजन है जो कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो इसके अंदर ये देखा जाएगा कि फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी किस प्रकार से इफेक्ट हो सकती है। करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म फंड्स के रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं, ये फर्म के ऊपर बहुत गहरा असर डालते हैं। इससे फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी और ओवरऑल लिक्विडिटी के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव असर आ सकता है। इसके अंदर ये देखा जाएगा कि कितना पैसा शॉर्ट टर्म में और कितना लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से हमने यूज करना है। इसके अलावा यहाँ पर इन डेप्थ एनालिसिस करने होंगे, क्योंकि बात है यहाँ पर कॉस्ट की, और उस कॉस्ट की लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या होंगी हमारे कंपनी के भविष्य के ऊपर, इस चीज को स्टडी करना पड़ेगा। तो इसको याद करने के लिए आप इस प्रकार से ध्यान में रखिए कि लेफ्ट हैंड साइड पर एसेट स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है, और जो हमारे राइट हैंड साइड की आइटम्स हैं वो हमारे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के साथ डील करती हैं। इन्हीं दोनों को साइड्स में ध्यान में रखते हुए कंपनी अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकती है। और इसके अंदर खास ध्यान रखा जाएगा कॉर्पोरेशंस के केस में अर्निंग पर शेयर का, किस समय कौन सा डिसीजन लेना है। तो टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइमिंग के साथ कैश फ्लो वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है, और रिस्क उसे किस प्रकार से मैनेज करना है ताकि हम एक बेहतर फ्यूचर की तरफ चल पाए। स्कोप के अंदर जो दूसरा मुख्य काम आ जाता है वह काम आ जाता है बजटिंग का। बजट एक बहुत ही कॉमन वर्ड है। अगर हम अपने घर की बात करें तो घर में भी हर प्रकार का बजट हम फिक्स करते हैं। कपड़ों पे कितना खर्चा करेंगे, पढ़ाई पर कितना खर्चा करेंगे, घूमने फिरने पर कितना खर्चा होगा, हर एक प्रकार का खर्चा। तो यहाँ पर इसको आप इस प्रकार से समझिए कि जब भी बजट की बात होगी तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव टर्म्स की बात होगी, मॉनेटरी टर्म्स की बात होगी। हर एक फंक्शन के लिए एक लक्ष्य तैयार कर लिया जाएगा, उसी टारगेट को बोला जाता है बजट, जिसके रहते रहते हमने हर काम को पूरा करके दिखाना है। और जब बजटिंग की जाएगी तो उस समय एक बात खास ध्यान रखी जाएगी कि बिजनेस के अंदर कभी भी कोई भी इमरजेंसी आ सकती है, कुछ भी अच्छा या बुरा हो सकता है। अच्छा हुआ तो किस प्रकार से करना है, मतलब बिजनेस ने देखी कोई नई अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए चाहिए होगा पैसा। और अगर कुछ बुरा समय आ गया तो उसके लिए भी रिटेन्ड अर्निंग या पैसे की ही जरूरत होगी। तो बजटिंग के अंदर टारगेट फिक्स किए जाते हैं हर एक काम के लिए। कहने का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्शन के लिए, वेजेस के लिए, सैलरी के लिए, ओवरहेड्स के लिए, हर तरीके के लिए खर्चा फिक्स कर दिया जाता है। और सिर्फ एक सेल्स बजट ऐसा बजट है जिसके ऊपर जाने से खुशी होगी। इसके अलावा हर एक बजट को टारगेट के अंदर अंदर ही अचीव रहते करना पड़ेगा। इसके बाद आ जाता है तीसरा और सबसे मुख्य काम, वो की है असेसिंग एंड मैनेजिंग रिस्क। सबसे पहले ये जानिए कि असेसिंग का मतलब क्या होता है। असेसिंग का मतलब होता है जज करना, मतलब आकलन करना। सबसे पहले एक फाइनेंस मैनेजर को यही जज करना होगा कि क्या रिस्क आने वाले समय में मुझे फेस करना पड़ सकता है। एक बार ये पता लग गया, फिर वह स्ट्रेटजीज बनाएगा कि इसे किस प्रकार से वह मैनेज करेगा। अब स्लाइड पे गौर कीजिए, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 4 प्रकार के रिस्क। चलिए जान लेते हैं कि किसका मतलब क्या होता है। सबसे पहला रिस्क जो आ जाता है वह है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क को सिस्टमैटिक रिस्क भी बोला जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा रिस्क है जिससे एक कंपनी चाहकर भी बच नहीं सकती, यानी नॉन डाइवर्सिफाइएबल रिस्क। ये वह रिस्क है जो ओवरऑल मार्केट में चेंज आने से हमारे बिजनेस को फेस करना पड़ता है। जैसे कि इकोनॉमी में कोई चेंज आ गया, फिस्कल पॉलिसी बदल गई सरकार की, या सेंट्रल बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी में कोई चेंजेस ला दिए। इसके अलावा किसी भी प्रकार का रिस्क जो कि मार्केट में आया और उस रिस्क का असर हमारे बिजनेस के ऊपर भी पड़ गया,
तो ये रिस्क इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है। हो सकता है एक इंडस्ट्री के ऊपर इसका असर आए और दूसरी के ऊपर इसका असर ना आए। तो ये इस प्रकार की सिचुएशन है जो बिजनेस को काफी इफेक्ट कर सकती है। बिजनेस की इन्वेस्टमेंट के ऊपर बुरा असर आ सकता है, बिजनेस को अपना रिपोर्टिंग स्टाइल बदलना पड़ सकता है, या कंपनी के जो स्टॉक परफॉर्मेंस है, जो मार्केट में उनके शेयर का प्राइस है, वह भी नीचे आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे कि कोविड पेंडेमिक का टाइम आया, उस टाइम पे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो थी उसके ऊपर बहुत बुरा असर आया। कई सारे रेस्टोरेंट्स बंद होने की कगार पर भी आ गए। तो मार्केट में जो चेंजेस आते हैं और उसका असर बिजनेस को फेस ही करना पड़ता है, उसे बोला जाता है मार्केट रिस्क। दूसरा रिस्क है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क का मतलब ये होता है बिजनेस के अंदर उधार तो चलता ही है, लेकिन मुसीबत तब आ जाती है जब जिसको उधार दिया, मतलब जो कस्टमर है, वह उस उधार की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उन्हें समय पर नहीं देता। मतलब बिजनेस का पैसा फंसता चला जाता है और उस टाइम तो को फेस करना पड़ सकता है जब शॉर्टेज ऑफ फंड्स हो जाए। अगर बिजनेस को पैसा नहीं मिलेगा तो बिजनेस अपने खर्चे भी नहीं कर पाएगा। इसका मतलब सिचुएशन क्या हो जाएगी? सिचुएशन हो जाएगी अनएबिलिटी की। बिजनेस अपनी ऑब्लिगेशंस भी पूरा नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से किसी ने पैसे नहीं दिए, उसी वजह से बिजनेस की जो क्रेडिट वर्दीनेस थी, जो बिजनेस की रेप्यूटेशन थी, वह भी एडवर्सली यानी एक नेगेटिव ढंग से इफेक्ट हो गई और बिजनेस के अंदर पैसे की कमी आती चली गई और वह बढ़ती ही जाएगी अगर कस्टमर से पैसा लेने में बिजनेस सक्सेसफुल ना हुआ तो। इससे अगला रिस्क आ जाता है लिक्विडिटी रिस्क। मतलब बिजनेस के पास लिक्विड यानी कैश की कमी होती जाती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है इसके अंदर वह शॉर्ट टर्म एसेट्स आ जाते हैं जिन्हें रेडिली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। और यहाँ पर हमने यही पढ़ना है कि बिजनेस जो है वह पैसा उसके पास कम होता जा रहा है, जिस कारण से वह अनएबल हो गया है अपनी जितनी भी ऑब्लिगेशंस मतलब देनदारियां हैं उन्हें एक निश्चित समय में भरपाई करने में। और अगर ऐसा ही चलता गया तो बिजनेस को अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए और लोन लेना पड़ेगा और वह लोन बिजनेस को काफी महंगा मिलेगा। तो पैसा मिलेगा महंगा और अपना पैसा मार्केट से वापस नहीं आ रहा, मतलब सिचुएशन है काफी खराब। तो बिजनेस धीरे धीरे अपनी कॉस्ट को बढ़ाता चला जाएगा और कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी कि एक समय पर बिजनेस को अनएबिलिटी फेस करनी पड़ेगी अपने आप को एक सस्टेनेबल यानी एक अच्छे और सर्वाइवल वाले बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए, क्योंकि पैसे की कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। अब इस रिस्क से बचने के लिए कई सारे काम किए जा सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्लाइड पे उन तीनों को यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले बिजनेस को चाहिए कि वह हमेशा एक ट्रैक रखे, हमेशा ध्यान रखे कि कितना पैसा आ रहा है और कहाँ हमारी सिचुएशन खराब होने के चांसेस हैं। तो करंट सिचुएशन का प्रॉपर निरीक्षण रखना। इसके अलावा दूसरा काम आ जाता है एस्टिमेट करने का। देखिए प्रेजेंट को तो देखना ही है, लेकिन साथ में दूरदर्शिता भी जरूरी है। तो फ्यूचर में कितनी कैश की नीड्स होंगी उसका भी ध्यान रखिए और वह नीड्स कैसे पूरी हो सकती हैं इस चीज का ध्यान रखना। इसके बाद तीसरा काम आ जाता है रेडी रहना हर प्रकार की अनिश्चितता के लिए। अब यहाँ पर प्लान्स रेडी होने चाहिए कि अगर समय आ गया तो जो हमारा वर्किंग कैपिटल के अंदर पैसा लगा हुआ है उसे जल्दी से किस प्रकार से फ्री किया जाएगा और पर्पस के लिए यूज कर लिया जाएगा। इससे अगला रिस्क जो है वह है ऑपरेशनल रिस्क, जो कि आज के टाइम में कई सारे बिजनेसेस को फेस करना पड़ रहा है। समय बदलता जा रहा है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं और लोगों की सोच भी बदल रही है। ऑपरेशनल रिस्क का मतलब है एक ऐसा समय जब बिजनेस जो है वह अनएबल हो गया है अपने काम को एक रेगुलर तरीके से करने के लिए। अब एग्जाम्पल से हमें ये समझ आ सकता है।
अब आजकल सारा काम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से होता है। अब जहां पर आईटी की यूजेज होगी वहां पर साइबर अटैक का भी खतरा बढ़ जाएगा। तो आपने कई बार न्यूज में भी सुना होगा, सरकारी साइट्स हैक हो जाती हैं, बैंक की साइट को भी हैक कर लिया जाता है। तो इसी प्रकार का कोई भी साइबर अटैक जिसका खतरा बिजनेस को आने वाले समय में फेस करना पड़ सकता है, और अगर ये हो जाता है तो ये है ऑपरेशनल रिस्क, क्योंकि जितनी देर तक साइट या सिस्टम हैक रहेगा आगे काम नहीं बढ़ पाएगा। तो बिजनेस को क्या करना होगा, उसे साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस को परचेज करके रखना होगा ऐसे प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। इसके अलावा और भी ऑपरेशनल रिस्क में प्रॉब्लम आ सकती है। वह दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है एक फ्रॉड एम्प्लॉय की, जहां पर बिजनेस के अंदर किसी एग्जेक्टिव ने या किसी एम्प्लॉय ने कुछ ऐसा फ्रॉड किया या कोई ऐसा मिसकंडक्ट कर दिया जिससे बिजनेस को कर पाना मुमकिन ही नहीं रहा। तो इस प्रकार के रिस्क को बोला जाता है ऑपरेशनल रिस्क। स्कोप के अंदर चौथा पॉइंट आ जाता है प्रोसीजर का, यानी क्या प्रक्रिया यूज होनी चाहिए काम को करने की। तो प्रोसीजर निश्चित करना एक फाइनेंशियल मैनेजर की बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी है। उसे यहाँ पर ये देखना होगा कि हर काम को करने का क्या सेट प्रोसीजर होगा, क्या कार्य प्रणाली यूज करनी होगी जिससे कोई भी फ्रॉड ना हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा सके। यहाँ पर देखिए हर एक प्रोसेस को कैसे मैनेज करना है। अगर फाइनेंशियल डेटा की बात है तो उसको किस प्रकार से अच्छे ढंग से सिक्योरिटी यानी ध्यान रखते हुए एक्यूरेसी मतलब सही तरीके से मैनेज करना है। एग्जाम्पल के तौर पर किस प्रकार से इनवॉइस बनाई जाएंगी, पेमेंट करने का क्या तरीका होगा, कौन सी बैंक के द्वारा होगी, चेक के द्वारा होगी या कैश से होगी, किस प्रकार से रिपोर्ट तैयार की जाएंगी ताकि डेटा में अदला बदली या कोई भी गड़बड़ ना की जा सके। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स कर दी जाएंगी, कौन सा फाइनेंशियल डिसीजन किससे लिया जाएगा, ये सब कुछ लिखत में निश्चित कर लिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हर एक काम के लिए ये फिक्स कर दिया जाएगा कि ये काम किसके साइन के बिना सही नहीं माना जाएगा। हर एक डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी प्रकार से फिक्स कर दी जाएगी। तो इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो लेक्चर कंप्लीट हुआ और मुझे उम्मीद है कि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले वीडियो लेक्चर में टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तब तक आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और नए नए टॉपिक्स को एक बेहतरीन तरीके के साथ सीखते रहिए। तो मैं मीनाक्षी बजाज अभी तो कहती हूँ गुड बाय, पर आपको मिलने वाली हूँ बहुत जल्द।